हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पंजारी एकेडमी में। आज मैं आपको समास के बारे में पढ़ाऊंगी। अब सबसे पहले हम समास का मतलब जान लेते हैं कि समास का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो समास का मतलब होता है समसना समास, मतलब संक्षेप को ही समास कहा जाता है। या फिर आप इसका ऐसे जान सकते हैं कि समास जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस आस। ठीक है, सम प्लस आस से मिलकर बना है। सम का मतलब होता है जोड़ना, ठीक है, और आस का मतलब होता है जमा होना, या ठीक है दोनों में संधि होना, इसको बोलेंगे समास। ठीक है, संक्षेप को मतलब किसी भी शब्द को दो शब्दों को मिलाकर एक शब्द में संक्षेप में लिख देना, उसको बोलते हैं समास। ठीक है, अब हम इसकी परिभाषा जान लेते हैं। इसकी परिभाषा है कि दो या दो से अधिक शब्दों के बीच जब विभक्ति का लोप हो जाता है और उसका संक्षिप्त रूप हो जाता है, उसको समास कहा जाता है। ठीक है, दोबारा से देख लेंगे। दो या दो से अधिक शब्दों के बीच विभक्ति का लोप करके संक्षिप्त रूप करना समास कहलाता है। अब देखो, संक्षिप्त रूप कैसे कर रहे हैं हम लोग। जैसे सर्पाभीत, सर्पात और भीत दो शब्द हैं और उनको मिलाकर बन रहा है सर्पभीत। सर्पात मतलब सांप और भीत मतलब डरा हुआ, सांप से डरा हुआ, क्या बन गया, सर्पभीत, सांप से डरा हुआ। ठीक है, अब ये जो दो शब्द लिखे हैं इनको हम बोलेंगे समास विग्रह। और सर्पभीत जो एक ही शब्द है, ये शब्द हमारा है समस्त पद। ठीक है, ये शब्द हमारा है समस्त पद। अब समस्त पद को पुनः अलग करके विभक्ति सहित लिखने को समास विग्रह कहते हैं। ठीक है, आप बोलोगे कि समस्त पद क्या है। समस्त पद मतलब जो कंप्लीट एक वर्ड है उसको बोलेंगे समस्त पद। और जो सर्पात और भीत दो अलग अलग के हैं, इनको बोला है समास विग्रह। अब समास विग्रह क्या होता है, ठीक है, समास विग्रह क्या होता है, तो समास विग्रह क्या होता है, समस्त पद को पुनः अलग करके विभक्ति सहित लिखने को समास विग्रह कहा जाता है। ठीक है, अब एक और बात है कि बहुत सारे लोग जो है वो कंफ्यूज रहते हैं कि इसमें समास और संधि तो सेम हो गया। तो ठीक है, समास और संधि सेम नहीं होता है। जैसे समास में दो या दो अधिक शब्दों के बीच विभक्ति का लोप होता है, और संधि में दो या दो से अधिक वर्णों के बीच में लोप होता है। ठीक है, दो या दो से अधिक वर्णों को मिलाकर जो बनती है वो संधि होती है, और दो या दो से अधिक शब्दों को जो मिलाकर बनता है वो समास कहलाता है। ठीक है, अब हमने देख लिया कि समस्त पद क्या है और समास विग्रह क्या है। अब इसको हम समस्त पद को में, जैसे उदाहरण देख लो, इसको हरित्रात, उदाहरण है इसका हरित्रात मतलब हरिणा त्रात। ठीक है, अब दो शब्दों से मिलकर बनना है हरिणा और त्रात। अब इसमें हरि प्लस त्रात जो हम ये समस्त पद ले रहे हैं, इसके आगे समस्त पद में दो पद जुड़े हुए हैं। ठीक है, हरि और त्रात, हरि और त्रात। ठीक है, अब हरि और त्रात में हरि क्या है, हरि है पूर्व पद, हरि को बोलेंगे पूर्व पद या पहला पद, और त्रात को बोलेंगे दूसरा पद या उत्तर पद। ठीक है, ये आपने याद रखना है कि इसको पूर्व पद बोलते हैं और इसको उत्तर पद, क्योंकि आगे हमने जितना भी समास पढ़ना है उसमें ये शब्द बार बार प्रयोग में आएंगे। ठीक है, किसी भी समास को जानने के लिए पूर्व पद और उत्तर पद, ये दोनों समास, दोनों शब्द जो है वो बार बार आएंगे, तो आपने ये याद रखना है। ठीक है, अब इसके भेद कितने हैं, समास के भेद कितने, आप चाहो तो इनको साथ साथ में नोट कर सकते हैं। परिभाषा इसकी है, दो या दो से अधिक शब्दों के बीच विभक्ति का लोप करने से संक्षिप्त रूप जो बनता है वो समास कहलाता है। अब हम इसके भेद के बारे में जान लेंगे। इसके भेद कितने हैं, इसके भेद हैं चार। ठीक है, चार भेद हैं। ऐसे छह भेद बताए जाते हैं, लेकिन चार भेद कैसे हैं और छह कैसे हैं ये मैं आपको बता दूंगी। ज्यादातर चार भेद के बारे में ही पूछा जाता है, लेकिन अगर किसी भी समास के बारे में आता है तो अगर वहां पे चार ऑप्शन ना होकर छह ऑप्शन है तो आप छह ऑप्शन लिख सकते हैं, क्योंकि अभी हमारे चार भेद कौन कौन से हैं, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। ठीक है, आप नोट कर सकते हैं, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व और बहुव्रीहि। अब जो कर्मधारय और द्विगु समास आते हैं वो तत्पुरुष के अंदर ही आते हैं। ठीक है, तत्पुरुष के दो आगे समास आते हैं, कर्मधारय और द्विगु। तो आप इनको नोट कर सकते हैं कि हमारे कुल मिला के कितने समास हो गए, 6। ऐसे
आमतौर पर कितने समास हैं? 4। ठीक है, तो 4 के अंदर 2 तत्पुरुष के हैं 6, तो मिलाकर 6 समास बन जाते हैं। ठीक है, अब हम जान लेते हैं कि अव्ययी भाव समास क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है अव्ययी भाव समास। सारे समास इंपॉर्टेंट है, हम एक एक करके सारा जान लेंगे। आप प्लीज साथ ही साथ में इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, और क्या बोलते हैं, लास्ट तक वीडियो को देखिए, जिससे कि आपको पता चलेगा कि पूरे समास के बारे में आपकी मास्टरी हो जाएगी। ठीक है, कभी भी आपको समास नहीं भूलेंगे। अब हम जानते हैं अव्ययी भाव के बारे में, जान लेते हैं। ठीक है, अव्ययी भाव क्या है? अव्ययी भाव समास जो है अभयई, अव्ययी, अव्ययी से ही पता चल जाएगा कि इसका पहला पद जो है वो प्रधान होता है। पहला पद कौन सा होएगा? अव्यय, और पहला पद है अव्यय। ठीक है, ये आप इसको नोट कर सकते हैं कि इसका पहला पद अव्यय होगा और पहला पद प्रधान होगा। अब अव्यय शब्द का मतलब क्या है? अव्यय शब्द का मतलब है कि वे शब्द जिनका कोई मतलब तो नहीं होता, अव्यय होते हैं, विकार शब्द होते हैं, लेकिन उनका किसी शब्द के साथ जब उसको जोड़ दिया जाता है तो उस शब्द का अर्थ बदल जाता है। ठीक है, आपने ये याद रखना है। अव्ययी भाव समास में क्या होता है? पहला पद प्रधान होता है, पहला पद अव्यय होता है, और समास होने पर दोनों मिलकर नया शब्द भी बना जो होता है वो भी अव्यय होता है। जब उनका समास हो जाता है या उनका समस्त पद बन जाता है तो जो पूरा शब्द है वो अव्यय ही कहलाएगा। ठीक है, ये आपने याद रखा। अव्ययी भाव में अब आते क्या क्या? अव्ययी भाव में जैसे आप उपसर्ग जान लो, जैसे उपसर्गों में यूज होते हैं अनु, उप, निर। ठीक है, फिर यथा, प्रति, सह, या स, समलम। ठीक है, इस तरह से जो शब्द आएंगे वो सारे, उन सब में अव्ययी भाव समास होगा। अब इसके उदाहरणों में हम जान लेते हैं कि जैसे अनु, अनु शब्द है तो अनु के ही दो मतलब होते हैं। एक अनु का मतलब है, अनु का मतलब है पीछे, और दूसरे अनु का मतलब है योग्य। ठीक है, तो अब अनु का मतलब जो पीछे है, पश्चात है, इस अनु के बारे में में हम उदाहरण देख लेते हैं कि इसमें जैसे उदाहरण आया अनुरामम। अनुरामम मतलब रामस्य पश्चात। ठीक है, दो जब इनका विग्रह करेंगे तो आएगा रामस्य पश्चात। ठीक है, अनु में दूसरा हम देख लेते हैं, पश्चात वाले में अनुरथम, तो रथस्य पश्चात। इस तरह से आप अगर विग्रह आएगा तो आप विग्रह करके लिखेंगे, और अगर इसका उदाहरण पूछा जाएगा तो आप इसका उदाहरण ऐसे लिखेंगे। अब दूसरा उदाहरण है अनु, दूसरे अनु का मतलब है योग्य। तो ठीक है, अनुरूपम, तो रूपस्य योग्यम, अनुगुणम, गुणस्य योग्यम। ठीक है, अब इसी तरह से उसका दूसरा अव्यय है उप। ठीक है, दूसरा है उप। अब उप में क्या है? उप का मतलब है समीप, क्या पास आना। ठीक है, उप का मतलब है समीप। अब देखो कैसे इसमें आएगा, उपगंगम, गंगाया समीपम, उपनगरम, नगरस्य समीपम। ठीक है, अब आगे इसका एक और ले लेते हैं उदाहरण, अव्यय है निर। निर का मतलब होता है अभाव, निर्विघ्नम, विघ्नानाम अभाव। अब निर का मतलब है अभाव, अब इसका मतलब क्या बनता है? विघ्नाना अभाव, निर्मलम मलस्य अभाव। उसी तरह से यथा जब भी प्रयुक्त होगा, यथा शक्ति या यथा प्रति या यथा का कोई भी शब्द बोले तो आपने यथा का मतलब लिखना है अंतिक्रम में, या फिर अनतिक्रमण ना होना। ठीक है, तो आप यथा से क्या लगाएंगे? यथा में आपने लगा दिया, जैसे आया यथा शक्तिम, तो शक्ति अंतिक्रम में। अभी आपने ये याद रखना है कि जो यहाँ पे अंतिक्रम में आएगा, यथा का आपने समास विग्रह करके लिखना होगा, तो आपने लिखना है शक्ति अंतिक्रम, यथा शक्ति का शक्ति अंतिक्रम। उसी तरह से प्रति, प्रति का मतलब है आवृत्ति होना बार बार। ठीक है, प्रति का मतलब है दोहराना या आवृत्ति होना। तो प्रति से ही आप याद रखेंगे कि आवृत्ति जब हो रही है तो दो शब्द जो है वो बार, एक शब्द जो इसका उत्तर पद है वो बार बार आएगा। अब अव्यय शब्द है प्रति, और गृहम इसके साथ जुड़ा है। ठीक है, प्रतिगृहम तो आएगा गृहम, गृहम प्रति। ठीक है, प्रतिदिनम तो दिनम, दिनम प्रति।
ये आपने याद रखना है, ठीक है। ये है हमारा अव्ययी भाव समास, जिसमें पहला पद आपका प्रधान है और पहला पद अव्यय है, और समास होने पर दोनों शब्द जब मिल जाते हैं तो शब्द अव्ययी बन जाता है। अब आपने इन सब में देख लिया उदाहरण देखे कि जैसे इनमें जब समास हो जा रहा है तो दोनों पद जो है वो अव्यय बन जा रहे हैं। दिनम दिनम, प्रति प्रति उनके साथ लग गया, ठीक है। प्रतिगृहम, जब इनका समास बन जा रहा है, गृहम गृहम प्रति होगा, और जब उनका ये विग्रह हो गया, और जब इनका समास करेंगे तो प्रतिगृहम, एक शब्द बन गया, और एक शब्द क्या बना है, वो अव्यय शब्द है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पे पहुंचेंगे, नंबर 2 पे है हमारा तत्पुरुष समास। अब तत्पुरुष समास का ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है तत्पुरुष समास। अब तत्पुरुष समास में क्या है, दूसरा पद प्रधान होता है, याद रखना है। अब यही में आपका पहला पद प्रधान है और तत्पुरुष में दूसरा पद प्रधान होता है, ठीक है। और इसमें समास होने पर समस्त पद का वही लिंग होता है जो उत्तर पद का लिंग होता है, ठीक है। उत्तर पद आपको मैंने पहले ही बताया कि दो पद हैं, एक पूर्व पद और एक उत्तर पद, एक पहला पद और एक दूसरा पद, तो दूसरा पद है उत्तर पद, ठीक है। अब इसमें उदाहरण है शरणागत। तत्पुरुष का उदाहरण है शरणागत। शरणागत में शरण प्लस आगत, शरण आगत, शरणागत शरणम आगत, और ग्रामम गत, शरण में आया हुआ, शरणम आगत मतलब शरण में आया हुआ, ग्रामम गत, ग्राम को गया हुआ तो लिखेंगे ग्राम गत, ग्राम को गया हुआ तो लिखेंगे ग्रामम आगत, ग्रामम आगत, ग्राम को आया हुआ, ठीक है। ग्राम आगत, ग्रामगत, ग्रामम आगत, ठीक है। अब इसी तरह से इसका और उदाहरण है कृष्णाश्रित। कृष्णाश्रित, तो इसमें दो शब्द मिलकर बनेंगे कृष्णम प्लस श्रित, ठीक है। अब कृष्ण के सहारे, ठीक है। अब इसमें जैसे सुखम प्राप्तम, सुखम प्राप्तम अगर कोई आप शब्द लोगे सुख प्राप्तम तो लिखेंगे सुखम प्राप्तम। इसी तरह से आपने इसमें जो भी जैसे शरणागत है या ग्रामम गत है, इस तरह से अगर कोई भी आपको इसका उदाहरण आता है तो इसमें इसका आपने समास विग्रह करना है। शरणम आगत, ग्रामम आगत, कृष्णम आश्रित, शरणम गत, या फिर रामम आश्रित, तड़ाग पतित, सुखम प्रापत। इसी तरह से तत्पुरुष के आप उदाहरण लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कर्मधारय समास। अब तत्पुरुष के अंदर आते हैं कर्मधारय और द्विगु समास, ठीक है। तो इसके साथ ही मैंने इनको बताया है आपको कि कर्मधारय में क्या है। कर्मधारय में याद रखना है आपने कि जब विशेषण विशेष्य का परस्पर समास हो जाता है। विशेषण क्या है, विशेषण है जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बताते हैं, ठीक है। विशेष्य क्या है, जिस शब्द की विशेषता को बताया जाता है, जिसकी विशेषता को बताया जाता है उसे कहा जाता है विशेष्य। अब जब एक पद दूसरे पद की विशेषता को बताता है तो वहां कर्मधारय समास होता है, ठीक है। जैसे उदाहरण देख लो इसका, जैसे वीर पुरुष। अब वीर पुरुष में दो शब्द हैं, अब ये शब्द दूसरे पद जो है वो दूसरे पद की विशेषता को बता रहा है, क्या, पुरुष। पुरुष क्या है, वीर है, ठीक है। तो इसका समास विग्रह करके लिखेंगे वीर च असो पुरुष। वीर है जो पुरुष वो है वीर पुरुष। महात्मा, महान च असो आत्मा, महान है जिसकी आत्मा, ठीक है। आत्मा क्या है जिसकी, महान, वो है महात्मा, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया हमारा कर्मधारय समास। अब हम द्विगु समास में जाएंगे। द्विगु से आपने याद रखना है कि द्विगु समास में आपने एक बात को ध्यान में रख लेना है कि द्विगु समास का मतलब है कि जो जिसमें संख्यावाची शब्द होगा, जिस भी शब्द के पूर्व पद में संख्यावाची शब्द होगा वह होगा द्विगु समास। इसका उदाहरण देख लीजिए। इसका उदाहरण है पंचगवम, जिसमें समाहार लगा होगा, और आपने ये भी याद रखना है कि जिसमें समाहार लगा होगा वो है हमारा समास द्विगु, ठीक है। अब पच्चगवन, पचवाना गवा समाहार, पांच गांव गौओं का समाहार, तो हो गया हमारा द्विगु समास, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि इसमें दूसरा उदाहरण देख लीजिए, अष्टाध्यायी।
अष्टाना अध्ययनम समाहार, 8 अध्यायों का समाहार। ये आपने याद रखना है। द्विगु समास में आपने याद रखना है, जो एक तो आपने याद रखना है कि जो पहला पद जिसका संख्यावाची हो, और दूसरा आपने याद रखना है कि जिसमें समाहार आएगा। ठीक है, समाहार आएगा उसमें, और वो होगा द्विगु समास। ठीक है, तो हमने अभी पढ़ा है तत्पुरुष, कर्मधारय और द्विगु। आगे चलते हैं हम अपने अगले समास के ऊपर। हमारा अगला समास है बहुव्रीहि समास। मोस्ट इंपॉर्टेंट समास है ये बहुव्रीहि समास। अब बहुव्रीहि में आपने क्या याद रखना है? बहुव्रीहि में आपने याद रखना है कि प्रायेण अन्य पद अर्थ प्रधान बहुव्रीहि समास। प्राय जिसका अन्य पद प्रधान होता है, ठीक है, उसको बोलेंगे हम बहुव्रीहि समास। ठीक है, आगे देख लो आप। जिस समास में दोनों पद प्रधान ना होकर अन्य पद प्रधान होता है, ठीक है, दोनों पद कौन? पूर्व पद और उत्तर पद, उन दोनों का कोई मतलब नहीं रहता और तीसरा अन्य कोई अर्थ निकलता है, वहां पे होता है बहुव्रीहि समास। अब दोनों पद मिलकर अन्य की ओर संकेत करते हैं। ठीक है, अब दोनों पदों को मिला दोगे जब आप, तो वो किसी अन्य पद की ओर संकेत करते हैं। किस तरह से संकेत करते हैं? जैसे देखा आपने, यथा उदाहरण देख लीजिए इसका, लंबोदर। ठीक है, अब लंबोदर शब्द में लंब और उधर, ठीक है, लंब और उधर बनेगा आपका इसका समास विग्रह। ठीक है, अब लंब और उधर का कोई मतलब ही नहीं रहेगा जब इसमें क्या आया समास में, लंबम उदरम यस्य स। लंबम उदरम यस्य स, लंबा है उदर जिसका, किसका? गणेश। ठीक है, तो ये दोनों पद जो मिलकर हैं वो तीसरे पद की ओर संकेत कर रहे हैं। अब नीलकंठ, नीलकंठ हम किसको बोलते हैं? भगवान शिव को हम बोलते हैं नीलकंठ, है ना? तो किस तरह से आएगा? नीलकंठ, नीलकंठम यस्य स, नीला है कंठ जिसका, इसका शिव भगवान का। उसी तरह से पीताम्बर आ जाएगा। पीताम्बर का कैसे आएगा? पीत अम्बर यस्य स, या फिर पीतानी अम्बराणी यस्य स, जिसका पीला अंबर है, पीले कपड़े हैं। कौन है? भगवान विष्णु। ठीक है, चक्रधारी, चक्र धारण यस्य स, जिसने चक्र को धारण किया है। किसने धारण किया है? विष्णु भगवान। उसी तरह से ये दोनों पद आपस में इनका कोई मतलब नहीं रहता और तीसरा पद वो प्रधान नजर आता है, वो है बहुव्रीहि समास। ठीक है, उसी तरह से अभी हम जानेंगे द्वंद्व समास के बारे में। अब द्वंद्व, दोनों ही पद उसमें प्रधान नजर आ रहे हैं। ठीक है, द्वंद्व मतलब दोनों पद उसके प्रधान होंगे और विग्रह करते समय प्रत्येक अक्षर में क्या लगेगा? च लगेगा। ठीक है, विग्रह करते समय प्रत्येक अक्षर में च लगेगा। ठीक है, ये आपने याद रखना है इसमें कि दोनों पद प्रधान होंगे और विग्रह करते हुए प्रत्येक अक्षर में च का, च लिखा होगा, तो समझ लेना कि वहां पे द्वंद्व समास है। अब कैसे? उदाहरण देख लेंगे इसके। यथा राम लक्ष्मणो, अभी इसमें समझ ही आ रहा है कि दोनों दो दो अक्षरों से मिलकर बना है राम लक्ष्मणो। ठीक है, राम और लक्ष्मण, तो कैसे विग्रह होगा? रामश्च लक्ष्मणश्च। ठीक है, और सुखे दुखे, सुखम च दुखम च, सुख में और दुख में। ठीक है, सुख में और दुख में, तो सुखम च और दुखम च। अब बालकों में, बालको, बालकौ, बालकौ में आप देखेंगे बालकः च, बालकः च, दो शब्दों से मिलकर बना है बालक च, बालक च। ठीक है, पित्रो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बार बार पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। बार बार हर जगह यही पूछा जाता है कि पित्रोह में कौन कौन सा समास है? तो पित्रोह में समास आएगा आपका द्वंद्व समास, जिसमें आया है माता च और पिता च। ठीक है, माता च पिता च मतलब माता और पिता। ठीक है, ये इसको एक शेष द्वंद्व भी कहा जाता है माता पितरों में। ठीक है, बालकों में एक शेष द्वंद्व है। सुखे दुखे में आपका इतरेत्र द्वंद्व है। ठीक है, इतरेत्र द्वंद्व है। ये दोनों द्वंद्व समास के अंदर ही आते हैं। ठीक है, तो इसमें और भी एक आपको मैं उदाहरण बताती हूँ। जैसे इसका उदाहरण है
इसका उदाहरण हम और एक देख लेते हैं। माता पिता जो हमने कर लिया, अब है कंद मूल फलानी। ठीक है, जैसे कंद मूल फलानी में 3 शब्द आ रहे हैं, कंद, मूल और फलानी। तो कंद मूल फलानी का हम समास विग्रह करेंगे। इसमें 2 या 2 से अधिक जितने भी शब्द आ सकते हैं। ठीक है, तो कंद मूल फलानी में जैसे 3 शब्द आ रहे हैं, तो आपने ये तब भी ये समझना है कि उसमें द्वंद्व समास ही है, कि जैसे कंद च, मूल च और फल च। ठीक है, कैसे लिखेंगे? कंद च, मूल च, फल च। ठीक है, कंद, मूल और फल। ठीक है, जिसका समस्त पद बना के लिखेंगे कंद मूल फलानी। ठीक है, तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये टॉपिक मेरा आज का पसंद आया होगा, जिसमें हमने पढ़ा है समास के बारे में। समास के बारे में पढ़ा है सबसे पहले। समास के बारे में हमने पढ़ लिया कि समास क्या होता है। समास का मतलब है संक्षेप, और उसके उदाहरण देख लिए। किसी भी 2 या 2 से अधिक शब्दों के बीच में, शब्दों के बीच में, ये याद रखना है आपने, विभक्ति का लोप करने पर जो संक्षिप्त रूप बनता है उसको समास कहते हैं। ठीक है, ये इसमें 2 पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। पूर्व पद को पहला पद और उत्तर पद को दूसरा पद भी कहा जाता है। इसके भेद 4 बताए गए हैं, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व और बहुव्रीहि। तत्पुरुष के अंदर 2 और समास आते हैं, कर्मधारय और द्विगु, जो कुल मिला के 6 समास बन जाते हैं। अब हमने फिर अव्ययी भाव के बारे में पढ़ा है। अव्ययी भाव को भी आपने दोबारा से एक बार ध्यान से देख लेना है। फिर तत्पुरुष समास के बारे में पढ़ा है। तत्पुरुष के अंदर आते हैं कर्मधारय और द्विगु। कर्मधारय में विशेषण विशेष्य का संबंध होता है, एक पद दूसरे पद की विशेषता बताता है। और द्विगु में, जिसमें पहला शब्द जो है वो संख्यावाच्य होता है, वहां पे पूर्व पद जो संख्यावाच्य होता है वहां पे द्विगु समास होता है। फिर उसके बाद हमने बहुव्रीहि पढ़ा। बहुव्रीहि में दोनों पद को प्रधान न होकर अन्य पद की ओर संकेत किया जाता है और अन्य पद प्रधान बन जाता है। ठीक है, वह बहुव्रीहि द्वंद्व समास में दोनों ही पद प्रधान होंगे। ठीक है, और दोनों में विग्रह करते हुए, जब हम समास विग्रह करेंगे, उनको तोड़ेंगे, तो उनके लास्ट में अक्षर च आएगा। ठीक है, उनके बीच में च लगता जाएगा, जैसे सुखे दुखे सुखम च दुखम च। तो आशा करती हूँ आपको ये पसंद आया होगा आज का मेरा टॉपिक। तो प्लीज इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और अगले वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबा दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।